अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका 322 जो बीएनएसएस में 361 इस पर बात होगी। और ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये संभव है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन इसके बाद भी कोई आदमी अपने को मामले का विचारणा करने में असमर्थ पाए। सब कुछ ठीक है, मामला ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट और जिसके समक्ष विचारणा के लिए मामला लंबित है वो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसी के द्वारा विचारणीय है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है। मामले का जो विचारण है वो स्थानीय अधिकारिता इसके दृष्टिकोण से देखें तो उसके द्वारा किया जा सकता है। मामला ऐसा है जो प्रथम अनुसूची में वर्णित मामलों के प्रकारों में से उसी प्रकार का है जिस प्रकार के मामले के विचारण की अधिकारिता स्वयं मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा है जिसके कारण से मजिस्ट्रेट उसको स्वयं विचारित करने में असमर्थ ये पा रहा है। क्यों? वो स्वयं इंटरेस्टेड है उस मामले में, उसका स्वयं का हित ये इन्वॉल्व हो रहा है। स्वयं का हित जरूरी नहीं है कि उसका कोई घर वाला यही अभियुक्त हो। कोई ऐसा व्यक्ति उस मामले में या तो वकील के तौर पर या अभियुक्त के तौर पर या किसी भी भांति कोई है जो उस मामले से संबंधित है और उससे वो मजिस्ट्रेट भी स्वयं को संबंधित ये पा रहा है, या कोई ऐसी अन्य स्थिति पैदा हुई है, गलत ढंग से कमिटल उसके पास हो गया, उसके पास नहीं होना चाहिए। क्यों? उस विशेष प्रकार के मामले, जैसे मानिए वो मामला इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से संबंधित है या किसी अन्य विशेष अधिनियम से संबंधित है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इसलिए आज की डेट पर गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत उद्भूत होने वाले मामलों के विचारण के लिए अलग से न्यायालय गठित हो गया है और वो न्यायालय सेशन कोर्ट है। लेकिन आप भाव को समझ सकते हैं कि कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसके कारण मामले का पीठासीन अधिकारी स्वयं को उस मामले का विचारण करने में अक्षम पा रहा है। वो नहीं चाहता कि उस विशेष मामले का विचारण वो करे। कारण कोई हो सकता है। तो ऐसी दशाओं में इस मजिस्ट्रेट के पास कोई तो सुविधा होनी चाहिए ताकि ये अपनी परेशानी सुपीरियर ऑफिसर्स हु आर एम्पावर्ड बाय द लॉ टू ट्रांसफर दैट केस फ्रॉम हिज कोर्ट टू अनदर कोर्ट, जब वो अक्षम पा रहा है और आप कहें कि नहीं तुम ही करोगे, तो इसकी जरूरत क्या है? जब एक जिले में एक से अधिक मजिस्ट्रेट हैं और सब एक ही प्रक्रिया से विचारण करेंगे, सब एक ही ढंग से साक्ष्य का अभिलेखन ये करेंगे, तो ए विचारित करें या बी विचारित करें, ए या बी दोनों में से किसी को भी अपनी बुद्धि से मामले का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। दोनों को मामले का विचारण जो करना है वो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों पर आए हुए साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर करना है। और अगर उनके द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसके सुधार के लिए अपील और रिवीजन ये अनुतोष के तौर पर मौजूद है। तो फिर ऐसी दशा में एक विशेष मजिस्ट्रेट को जो विचारणा करने में
रुचि नहीं रखता, कारण कोई भी है, वो अपने को सक्षम नहीं पा रहा है मामले का विचारण करने में, तो उसी को हम विवश करें कि वो मामले का विचारण करे, इसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। और इस बात के समाधान के लिए ही सेक्शन 322 या 361 ये बनाया गया है। 322 सीआरपीसी और 361 बीएनएसएस क्या कहता है? जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया, यदि किसी जिले में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण के दौरान उसे साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आधार पर यह अवधारणा की जा सकती है कि उस मामले का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, अथवा मामला ऐसा है जो जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित या विचारणार्थ सुपुर्द किया जाना चाहिए, अथवा मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह कार्यवाही को रोक देगा और मामले की ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट जिसमें मामले का स्वरूप स्पष्ट किया गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या अधिकारिता रखने वाले अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे भेज देगा। और सबसेक्शन 2 आगे की प्रक्रिया की बात करता है कि यदि वह मजिस्ट्रेट जिसे मामला भेजा गया है ऐसा करने के लिए सशक्त है तो वह उस मामले का विचारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने अधीनस्थ अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है या अभियुक्त को विचारणार्थ सुपुर्द कर सकता है। इन 3 स्थितियां का, खा और गा खंड में उन्होंने दी। ठीक है, उसे ऐसा साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उसके आधार पर यह अवधारणा की जा सकती कि उस मामले का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता उसे नहीं है। अधिकारिता न होने का कारण कुछ भी हो सकता है, एक ये कि उसे उस स्थान पर अधिकारिता प्राप्त नहीं है जिस स्थान से वो मामला संबंधित है, या फिर उस विशेष वर्ग के मामलों पर उसे विचारण की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, जैसे अक्सर होता है और उनका सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध है तो अमुक मजिस्ट्रेट ही संज्ञान लेंगे। तो कोई भी कारण है जिसके कारण से उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है या विचारण करने की अधिकारिता नहीं, अथवा उसे लगता है कि मामला ऐसा है जो जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित या विचारणार्थ सुपुर्द किया जाना चाहिए, मामला ऐसा है, यहां उसने कुछ कहा ही नहीं। काखंड में उसने सक्षमता की बात जरूर की, काखंड में उसने क्या कहा कि जबकि साक्ष्य से यह उदाहरण करने का आधार है कि उसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, वहां प्रश्न जुरिडिक्शन का उसने उठाया काखंड में। इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट, वो सक्षम नहीं पा रहा अपने को क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से, तब वो 322 का खंड इसमें वर्णित ताकत का उपयोग करेगा। अब क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से वो अपने को सक्षम पा रहा है, लेकिन फिर भी कोई कारण है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि मामला ऐसा है जो जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित किया जाए या विचारणार्थ सुपुर्द किया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। और मामला ऐसा होने का कारण क्या है, इस संबंध में कोई इंडिकेशन धारा में दिया नहीं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उस मामले में कुछ ऐसा है जो स्वयं मजिस्ट्रेट के पर्सनल इंटरेस्ट इसको शो कर रहा है, उसका कोई मित्र अधिवक्ता के तौर पर उसमें इंगेज, ये कोई अन्य बात ऐसी है जिसके कारण तो उसे लगता है कि इस मामले का विचारण हम ना करें तो ज्यादा ठीक है, कोई और करे तो ज्यादा ठीक है, या उसे यह लगता है
कि मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसे लगता है कि मामला इतने महत्व का है कि थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैंड, जो अनुभवी हाथ है, वे इस मामले से संव्यवहार करें तो ज्यादा उचित होगा। और यहां भी उसने कोई कंडीशन प्रेसिडेंट ये नहीं की। 322(1)(a) इसमें जरूर कंडीशन प्रेसिडेंट है कि वो क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा है। लेकिन जहां तक 322(1)(b) और C का सवाल है, वहां जुडिक्शन का सवाल ही नहीं है, वहां क्षेत्राधिकार का प्रश्न ही नहीं उठ रहा। वहां तो मामला ऐसा है जिसकी, ठीक है, जिसकी किसी विशेषता के कारण से वो ये पा रहा है कि इसका विचारण मेरे द्वारा नहीं किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए, या फिर कोई भी कारण उसके अंतर्गत उस मामले में ऐसा इन्वॉल्व हो रहा कि उसे लगता है कि सीजीएम के द्वारा किया जाना चाहिए। तो अगर पोजीशन ये आ रही है तो कहता है कि वो कार्यवाही को रोक देगा। जब उसे ऐसा लगता है कि विचारण उसके द्वारा नहीं होना चाहिए तो विचारण को तो रोकेगा ही, क्योंकि अगर विचारण को रोकेगा नहीं तो फिर सेक्शन होने का कोई लाभ ये तो है ही नहीं। तो कहता है तो वो विचारण को रोक देगा। विचारण नहीं, उसने कार्यवाही लिखा, क्योंकि विचारण के अलावा भी कोई कार्यवाही ये चल रही हो, ये भी संभव है। तो कहता तो वो कार्यवाही को रोक देगा और मामले की ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट सहित कि क्यों उसे ऐसा लगता है, क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, कोई अन्य बात है, कोई अन्य ऐसी चीज है जिसके कारण से वो सोचता है सीजीएम के द्वारा इसका विचारण होना चाहिए। जो भी बात है उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट जिसमें मामले का स्वरूप स्पष्ट किया गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। और अगर जुडिक्शन का सवाल है तो सीधे सीधे अन्य अधिकारिता रखने वाले ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, ठीक है, भेज देगा। यानी पहला जो आवेदन है वो किससे होगा, सीजीएम को ही। और पहला आवेदन सीजीएम को क्यों होगा, जब हम लोग पहुंचेंगे 411 412 सीआरपीसी के हिसाब से, तो हम लोग देखेंगे जो ट्रांसफर की ताकत है वो सीजीएम में ही है। सीजीएम के अधीन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट एक जिले में काम करेंगे उनके बीच कार्य वितरण ये सीजीएम ही करेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारित होना चाहिए तो प्रथमतः आप उन्हीं को लिखेंगे। और अगर वो आपको निर्दिष्ट करते हैं कि अमुक मजिस्ट्रेट क्या वो अधिकारिता रखते हैं, उनके भेज दीजिए, तो आप उनको भेज देंगे। और अगर 322(1)(b) और C का मामला है तो भी आप प्रथमतः सीजीएम को ही लिखेंगे। और सीजीएम अगर निर्दिष्ट करते हैं कि किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेज दीजिए, ठीक है, तो आप नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने वो बात सिर्फ अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के संबंध में कही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या अधिकारिता रखने वाले अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, भेज देगा। नहीं, इसका भी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही आएगा कि आप सीजीएम को लिखेंगे और सीजीएम आपको निर्दिष्ट करेंगे कि किसके यहां भेज देना है, या तो स्वयं अपने पास मंगा लेंगे या किसी अन्य के पास भिजवा देंगे, जो भी स्थिति रहे लिखेंगे आप सीजीएम को ही। और 322 सबसेक्शन 2 अगली बात का है, जब उस मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, यदि वह मजिस्ट्रेट जिसे मामला भेजा गया है ऐसा करने के लिए सशक्त है, यानी विचारणा करने के लिए या विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए, तो वह उस मामले का विचारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने अधीनस्थ अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है या अभियुक्त को विचारणार्थ सुपुर्द कर सकता है। अब यह भी हो सकता है कि वो भी ये पाए कि हम भी इसका विचारण करने में सक्षम नहीं है, तो वो भी 322 की ताकत तो सारे मजिस्ट्रेटों को रहेगी, तो वो भी उसी ढंग से कार्यवाही प्रारंभ करेगा जिस ढंग से पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही की थी। इसीलिए शब्द लिखे हैं कि यदि वह मजिस्ट्रेट जिसे मामला भेजा गया है ऐसा करने के लिए सशक्त है, और अगर वो भी खुद को अशक्त पाता है तो फिर 322 सबसेक्शन 1 उसे भी अवेलेबल हो रहा है।
तो 322 अब कोई बहुत कठिन सेक्शन नहीं है, न 322, न 323, न 324, न 325। अब बड़े सामान्य से सेक्शन है। जो कुछ कठिनाई होती है वो 319, 320, 321 यहीं तक होती है, और उधर 300, 309, 306, 307, 308 इन सेक्शनों को समझने में बेहद कठिनाई होती है इस चैप्टर के। बाकी 322, 323, 324 ये बहुत कठिन मामले नहीं है। आप देखें, अब कहता 323 और बीएनएसएस का 362 कहता प्रक्रिया। जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात उसने ट्रायल शुरू कर दिया, क्योंकि जब उसने संज्ञान किया और जांच की, कौन सी 209 की, कि मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है या मेरे द्वारा विचारणी है, तो जो उपलब्ध साक्ष्य था उसके आधार पर उसका यह निष्कर्ष बना कि यह मामला मेरे द्वारा विचारणी है, क्योंकि अन्वेषण में या जांच में जो साक्ष्य संकलित हुआ, यद्यपि उसे साक्ष्य नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि हम कई बार आपसे कहते रहे हैं कि जांच या अन्वेषण में जो कुछ संकलित होता है वो एविडेंस नहीं है, वो साक्ष्य नहीं है, क्योंकि साक्ष्य की अपनी डेफिनेशन है। और साक्ष्य की डेफिनेशन ये कहती है कि जब तक साक्षी न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई साक्ष्य नहीं देता, चाहे लिखित रूप से दे और चाहे मौखिक रूप से, तब तक उसके द्वारा किए गए कथन ये साक्ष्य की श्रेणी में आते ही नहीं। और अन्वेषण में जो कुछ कहा जाता है वो न्यायालय के समक्ष नहीं बल्कि अन्वेषण अधिकारी के समक्ष कहा जाता है। जांच में जरूर न्यायालय के समक्ष किया जाता है, लेकिन साक्ष्य हमेशा आरोप की विरचना इसके बाद आएगा, और उस समय अभियुक्त ये न्यायालय के समक्ष भी नहीं होता, उस समय तो न्यायालय परिवाद की सिर्फ जांच कर रहा होता है। इसलिए साक्ष्य उसे भी नहीं कह सकते जो परिवाद की जांच करते समय न्यायालय की अनुमति से अभिलिखित किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो साक्ष्य की डेफिनेशंस में ये नहीं आते हैं। साक्ष्य तो विचारण में ही आएगा। जिस समय जांच की गई उस समय जो कुछ अवेलेबल था उसे हम साक्ष्य कह जरूर देते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो साक्ष्य की श्रेणी में नहीं होता। हमने आपसे कहा था वो सारा कुछ केवल दो उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता है, एक आरोप की विरचना और दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य नहीं है जिसके लिए वो साक्ष्य विचार में लिया जाए। अब न्यायालय ने जब जांच की तो उसमें पाया कि जो साक्ष्य मौजूद है उससे ऐसे अपराध का गठन हो रहा है जिसका विचारण करने के लिए वो सक्षम है, इसलिए उसने स्वयं विचारण प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब विचारण हुआ तो उसे पता लगा कि इस मामले का विचारण करने के लिए हम सक्षम ही नहीं हैं, और विचारण करने के लिए अक्षमता ये जो उद्भूत हुई है ये मजिस्ट्रेट की राय में है। ये अक्षमता जिस कारण से, वो कारण कोई भी हो सकता है,
जब साक्ष्य आना प्रारंभ हुआ तो पता यह लगा कि इस मामले में उस अपराध के होने का प्रश्न अंतर्ग्रस्त जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची के मुताबिक सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यह भी स्थिति हो सकती है। जब अन्वेषण के उपरांत मामले का संज्ञान मजिस्ट्रेट ने किया था, तब मामला स्त्री की लज्जा को भंग करने के आशय से किए गए हमले का प्रतीत होता था। लेकिन जब साक्ष्य आना प्रारंभ हुआ तो वही मामला बलात्कार का प्रतीत होना प्रारंभ हो गया। अब बलात्कार के मामले का विचारण ये मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन विचारण प्रारंभ हो गया है, इसलिए 209 की ताकत का उपयोग अब नहीं हो सकता, क्योंकि 209 तो बिफोर ट्रायल कमिटल की बात करता है और कानून को बदलने की ताकत आप में नहीं है, किसी में नहीं। एक सवाल आज उठा है, अभी तक हमें उसका जवाब नहीं मिला है, देखेंगे, किताबें देखेंगे। ठीक है, प्रश्न यह है कि एक मामले में 5 अभियुक्त, 4 के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, एक फरार रहा। मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, मामला कमिट होकर सेशन को पहुंच गया। फरार अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका एनबीडब्ल्यू के प्रारूप में जारी हो गई। एनबीडब्ल्यू के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, सेशन कोर्ट के समक्ष उसे उपस्थित कर दिया गया। अब पहली बार मिला है, यह अभियुक्त पहली बार मिला है। मामले में अग्रिम अन्वेषण जारी है, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जिस वारंट पर गिरफ्तार हुआ है वो किसका है? सेशन कोर्ट का। तो जिस वारंट पर गिरफ्तार है आएगा तो उसी कोर्ट के समक्ष, क्योंकि वारंट में लिखा यही होता, मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। जब उनके समक्ष उपस्थित हो गया, उनकी कस्टडी में आ गया। अब पुलिस कहती है हमें कस्टडी रिमांड, हमें कस्टडी चाहिए, ठीक है। पुलिस कहती है हमें पीसीआर चाहिए, हमें पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए, क्योंकि आज तक ये हमें मिला नहीं है। हमें इस अभियुक्त से पूछताछ करनी है। अब सवाल यह है कि पीसीआर मिले कैसे, क्योंकि वारंट सेशन कोर्ट का है, ठीक है ना, और सेशन कोर्ट के वारंट के आधार पर वो गिरफ्तार है, सेशन कोर्ट की अभिरक्षा में है, और पीसीआर देने की ताकत किसकी है? मजिस्ट्रेट की। अब मजिस्ट्रेट की ताकत का उपयोग सेशन कैसे करे, अभी इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला नहीं है, मिलेगा तो बताएंगे, फिलहाल तो देखेंगे। हम आपको सिर्फ इस समस्या का जिक्र करके इतना बताना चाह रहे हैं कि जो क्रिमिनल लॉ है इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं हो सकता कि जो चाहे तो करना प्रारंभ कर दो, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब सेशन कोर्ट 309 के अलावा उसे कस्टडी में रखने के लिए कोई वारंट बना नहीं सकता। भाई आपसे कहा था कि 167 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और आरोप पत्र के प्रेषित हो जाने के बाद जब तक 207 में देने के लिए नकलें तैयार ना हो, उस दैट पीरियड 209, उसमें 209 में कस्टडी में रखा जाएगा। और जैसे ही वो हुआ, ठीक है, फिर 309 की कस्टडी ही आएगी। और 309 की कस्टडी जब आपको बताई थी तो कहा था वहां कस्टडी का मतलब सिर्फ जुडिशियल कस्टडी है, वहां कस्टडी का अर्थ अन्य कोई कस्टडी नहीं है। अब आपको हम ये भी बता रहे हैं कि जो लिखा है यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। और हम क्या मांग रहे हैं? पुलिस कस्टडी रिमांड, जो कि 309 में मिल नहीं सकता। तो अब दो सवाल है कि अभियुक्त जो मजिस्ट्रेट जो सेशन कोर्ट की कस्टडी में है, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में नहीं है, उसका पीसीआर सेशन कोर्ट कैसे दे?
क्योंकि सेशन कोर्ट तो उसे 309 में ही अपनी अभिरक्षा में रखेगा, और 309 में अभिरक्षा का मतलब सिर्फ न्यायिक अभिरक्षा है। ये आपको बताया था कि 167 में मजिस्ट्रेट को ताकत है, वो कोई भी अभिरक्षा तय कर सकता है। 309 में कोई भी अभिरक्षा तय नहीं होगी। और दूसरा सवाल यह कि सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट की ताकत का इस्तेमाल करेगा कैसे। अब एक ही रास्ता दिख रहा है कि चूंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है तो देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन हम आपके सामने सारी स्थिति सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि आपको यह अनुभव आना चाहिए कि जो लिखा है वही चलता है। और मूर्खता किस लेवल पर है इसका दूसरा उदाहरण बताता हूं। हमारे किन्हीं मिलने वालों को फोन आया कि एक वकील साहब हैं, उच्च न्यायालय के बात कर लीजिए। हमने कहा भाई उच्च न्यायालय के वकीलों से बात नहीं करते हैं। बोले क्यों? हमने कहा हमारी धारणा उच्च न्यायालय के वकीलों के बारे में बहुत खराब है, इसलिए। बोले नहीं करिए तो हमने कर ली। प्रश्न यह है कि एक हिंदू पुरुष की मृत्यु हुई है, और हिंदू पुरुष की मृत्यु होने के बाद उसकी एकमात्र पत्नी पीछे रह गई। न कोई बच्चा है, न कोई इशू है, और न मां जिंदा है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल हिंदू सक्सेशन एक्ट की प्रथम सूची के मुताबिक पत्नी सोल उत्तराधिकारी हो गई। और उत्तराधिकार की विधि का यह नियम है कि जो उत्तराधिकारी है उसमें तुरंत संपत्ति निहित हो जाती है। जैसे ही मृतक की मृत्यु हुई, विधि अपनी क्रिया से तुरंत संपत्ति उसमें निहित कर देती है। अब पत्नी ने किसी जार से संबंध रख लिया, वो जार महोदय, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बिकवा रहे हैं। तो वकील साहब का कहना है, जो उच्च न्यायालय के वकील साहब हैं, कि यह प्रॉपर्टी पति के उत्तराधिकारियों को वापस जाएगी। अब हमें फोन लगाया गया तो हमने कहा भाई उन्हें तो हम समझा ही नहीं सकते, उन्हें तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, हम तो बहुत छोटी चीज है, इसलिए हमारी बात उनसे न कराओ। लेकिन बात करा दी गई। तो फिर हमने कहा देखिए हम आपकी व्याख्या को तो बदल ही नहीं सकते, न हम आपको समझा सकते, न मेरी आपको समझाने की कोई इच्छा है, तीनों ही बातें नहीं। लेकिन सही बात यह है कि पत्नी सोल मालकिन है, उसका चरित्र कैसा इससे कोई लेना ही देना नहीं, और वो पूरी तरह सशक्त है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देने के लिए किसी भी ढंग से। बोले ये व्याख्या नहीं। हमने कहा आपको, हमने पहले भी कहा, आपको समझाना मेरा काम नहीं है, और ना आपको समझाने की हम कोई इच्छा रखते हैं। फिलहाल आप ये जान लो कि आपकी व्याख्या 100% गलत है। लेकिन वो अंततः नहीं माने, और उन्हें नहीं मानना भी था, ठीक है, उन्हें मानना भी नहीं था। तो इस प्रकार की चीजें कानून में चलती रहती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि किताब छोड़कर किसी की मत मानिए। इससे मत समझिए कि उनकी प्रैक्टिस कितनी है और वो कहां प्रैक्टिस करते हैं, इस सब का कोई मतलब नहीं। और ये सिर्फ वकीलों पर लागू नहीं है, एक न्यायाधीश महोदय भी है। ये बता रहे कि साहब डीडी डाइंग डिक्लेरेशन ये ओरल कैसे हो सकता है। हमने कहा श्रीमान जी, डीडी का कानून, डाइंग डिक्लेरेशन का कानून जिस मुकदमे से हिंदुस्तान में आता है, उस मुकदमे में ओरल डीडी ही था, लिखित नहीं था। ठीक है, इसलिए ये कतई प्रभावित मत होइए कि कौन क्या है कानून की दुनिया में। सिर्फ ये याद रखिए बेयर में क्या लिखा है। तो 209 ये बिफोर ट्रायल कमिटल की इजाजत देता है। अब ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल में ये स्थिति आई है कि एविडेंस कहता है कि ये मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। एक और स्थिति, विचारण हो रहा है, अभियोजन साक्ष्य पूरा हो गया, अभियुक्त की परीक्षा हो रही है, और मजिस्ट्रेट को यह लगा
ये उद्धारित करने के लिए उसके पास आधार आ गया कि ये दोष सिद्ध होगा, क्योंकि अभियोजन साक्ष्य तो आ ही चुका है। ठीक है ना, अभियोजन साक्ष्य आ चुका है, अभियुक्त की परीक्षा उसने कर ली, और इसके बाद उसका विचार यह है कि ये दोष सिद्ध हो जाएगा। यद्यपि अभी डिफेंस का एविडेंस बाकी है, लेकिन यहीं पर उसकी राय बन गई ये दोष सिद्ध हो जाएगा। अब उसे लगता है कि दोष सिद्ध हुआ, तो सवाल सेंटेंस का उठेगा, और सेंटेंस मजिस्ट्रेट कब तक दे सकता है? 3 वर्ष, या अगर सीजीएम या एसीजेम है तो कितना? 7 साल। और विचारणा किन मामलों का करेगा? जिनमें आजीवन कारावास है। अब आप कहेंगे बेवकूफी की क्यों? जब वो दंड ही नहीं दे सकता आजीवन कारावास का, तो विचारणा काहे करा रहे? क्रिमिनल ट्रायल के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा विचारण का है और एक हिस्सा दंड का है। हमने जो सत्र और मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा विचारित होने योग्य अपराधों का विभाजन किया है, वो इस आधार पर किया है कि अगर कठोर दंड हो और समाज पर पड़ने वाला असर भी बहुत गंभीर हो, तो फिर मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारित किया जाए। और अगर मामला समाज पर गहरा असर नहीं छोड़ता या उसमें सजा ये कम है, जैसे विवाह संबंधी मामले हैं, सजाएं बहुत किंतु समाज पर बहुत गंभीर असर नहीं छोड़ेंगे। डकैती है, सजा 10 ही साल तक है, लेकिन समाज पर बहुत गंभीर असर जो छोड़ेगी, इसलिए ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो डिवीजन है वो इस ढंग से। तो अगर मामला ऐसा है जिसमें सजा भले ही ज्यादा है लेकिन समाज पर बहुत गंभीर असर नहीं है, यह मामला ऐसा है कि समाज पर गंभीर असर भी नहीं है, ठीक है ना, और सजा यह भी ज्यादा नहीं है, तो दोनों दशाओं में हमने मजिस्ट्रेट के न्यायालय को विचारित करने की अधिकारिता दे दी। अब ऐसे मामले जिनमें सजाएं ज्यादा हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में वो अधिकतम सजा जो उसमें प्रोवाइड है देने की जरूरत ही होगी, ये थोड़ा असंभव है। उस हर मामले में अधिकतम सजा देने की जरूरत नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसे सारे मामले जिनमें अधिकतम सजाएं हैं वो हम ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन कर दें तो सेशन कोर्ट ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक टेक्निक निकाली गई है, एक टेक्निक निकाली गई, और वो टेक्निक क्या है कि विचारण करने दो मजिस्ट्रेटों को, ठीक है, उन मामलों का जिनमें सजा भी कम है और समाज पर पड़ने वाला गंभीर असर भी गंभीर नहीं है, और उन मामलों का भी विचारण करने दो जिनमें सजा बहुत गंभीर है किंतु समाज पर पड़ने वाला असर गंभीर नहीं है, विचारण करने दो। समाज पर पड़ने वाला असर तो गंभीर नहीं, सजा ही तो ज्यादा है, करने दो विचारण। अब जब वो विचारण करेंगे तो ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें सजा ज्यादा है किंतु समाज पर पड़ने वाला असर उतना गंभीर नहीं है, तो उस प्रत्येक मामले में वो अधिकतम सजा देना ये तय थोड़ा न करेंगे। और अगर किसी मामले में तय करेंगे एक्सेप्शनली तो उस मामले को सेशन कोर्ट के समक्ष भेज देंगे, ऐसी प्रक्रिया बना देंगे कि उस विशेष मामले को जिसमें मजिस्ट्रेट अधिकतम सजा देना समुचित जाने हैं, उस पर्टिकुलर मामले को हम सेशन कोर्ट तक भेजने की व्यवस्था यह प्रक्रिया विधि में अगर कर दें तो दोनों बातों का समाधान हो जाएगा। अगर कहीं पर अधिकतम सजा देने की बात है तो सेशन कोर्ट को चला जाएगा विचारण के दौरान और विचारण के बाद भी, ठीक है ना। और अन्यथा
नीचे से ही डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। सेशन कोर्ट ओवरबर्डन नहीं होगा। तो ड्यूरिंग ट्रायल अगर साक्ष्य से पता लग रहा है कि मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन ये है और होना चाहिए, कारण कोई है, तो 323 सीआरपीसी इसमें सेशन को मजिस्ट्रेट कमिट कर देगा। और अगर ट्रायल उसने पूरा कर लिया और दंडादेश उसे लग रहा है कि हम पर्याप्त कठोर नहीं दे पाएंगे, यद्यपि उसने औपचारिक तौर पर निर्णय लिखा नहीं है, लेकिन उसका मत यह है कि यह मामला ऐसा है जिसमें हम दोष सिद्ध भी करेंगे और पर्याप्त कठोर दंडादेश नहीं दे पाएंगे, तो 325 है, वहां हम कमिट कर देंगे। तो 323 और 325 और साथ ही 324 भी इन समस्याओं का समाधान कर देते हैं। 3 सेक्शन बनाए गए, 323, 324 और 325, जो इस समस्या का समाधान करते हैं कि सेशन कोर्ट ओवरबर्डन्ड भी ना हो और अगर पर्याप्त सजा देने की जरूरत आए तो पर्याप्त सजा भी अभियुक्तों को मिल जाए, ठीक है। अगर ये सेक्शन ना हो तो विचारण भी फिर हर अपराध का जिसमें सजा ज्यादा है सेशन कोर्ट को ही करना होगा और फिर सेशन कोर्ट बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा। तो एक बुद्धिमत्तापूर्ण अप्रोच ये सीआरपीसी में दिखाई देती है। 323, 324 और 325 के इनेक्टमेंट के पीछे क्या कहता है 323, आप देखें, कहता है यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी 323 का मतलब 362 बीएनएसएस, यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व, यानी अगर निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए फिर कुछ नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई, तो विचारणा खत्म हो गया। और सेक्शन जो ताकत दे रहा है वो विचारण के दौरान आपने जजमेंट साइन कर दिया, फिर तो एक पूरा जो भाग था विचारण का वो पूरा हो गया, तो सेंटेंस की बात बची, इसलिए फिर 323 की ताकत का उपयोग नहीं हो सकता। कहता है यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उसे यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है, मामला ऐसा क्यों है ये नहीं लिख रहा, सिर्फ इतना ही लिख रहा है कि मामला ऐसा है, मामला ऐसा है, इससे पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड, कोई एडजेक्टिव उसने उपयोग नहीं किया है, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मामला ऐसा है। मामला ऐसा क्यों है इस संबंध में उसने कुछ भी नहीं कहा है, उसने कहा मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन इन 207, 208 की कंप्लायंस करोगे, ठीक है ना, और पूरा मामला सेशन सुपुर्द करोगे, ठीक है, पूरा मामला, क्योंकि 209 में भी पूरा मामला आप सेशन सुपुर्द कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि यह हो सकता है कि मामले में ऐसी धाराएं भी हों जिनका विचारण करने के लिए आप सक्षम हो और एक ही धारा ऐसी हो कि जिसका विचारण सेशन कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं आप करेंगे कि एक धारा वहां भेज दें, मामला जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हो, मीनिंग देयर बाय दिस सेक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ दैट लॉ which is enacted by the legislature in section 209 CRPC, या 23 जोड़ दो तो 232 BNSS, ठीक है ना, वहां जो कानून है उसका एक्सटेंशन ये है, ये बिफोर ट्रायल वहां था, ठीक है, और यहां ड्यूरिंग द इंक्वायरी, यानी सेशन जाएगा तो भी विचारण तो आरोप की विरचना से शुरू होगा, उससे पहले तो जांच ही चलेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही मजिस्ट्रेट के समक्ष
संज्ञान तो 200 उसमें 210 ही में हो जाएगा या 190 में ही हो जाएगा। विचारण तो 238 में शुरू होगा के, ठीक है। उससे पहले अभियुक्तों को आहूत करना है नहीं करना, उसकी जांच चलेगी। उसी दौरान लग जाता है कि नहीं, सेशन को जाना चाहिए। अच्छा, उसने 238 की प्रक्रिया शुरू भी कर दी, तो वहां भी आरोप तो आपका 240 में बनेगा के, सीआरपीसी के सेक्शन कोड कर रहे हैं, बीएनएसएस के नहीं। तो उस दौरान भी 323 की ताकत का उपयोग या 362 की ताकत का उपयोग हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि गलती एक बार हो गई बोले अब तो फांसी चढ़ेगा मसला, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। गलती भी हो सकती है और साथ ही यह भी हो सकता है कि उस समय पूरे तथ्य न्यायालय के समक्ष आए ही नहीं। तो एक कंप्लीट प्रोसीजर ये बनाया जाएगा। तो 322 वो भी मजिस्ट्रेट को ताकत दे रहा है कि अगर वो खुद को अक्षम पा रहा है अधिकारिता के कारण, जुडिक्शन के कारण या किसी अन्य वजह से, या उसे लगता है सीजीएम के द्वारा किया जाना ज्यादा ठीक होगा, तो चिट्ठी लिख दे सीजीएम को। अगर उसे लगता है कि मामले का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा होना चाहिए, मामला ऐसा है, उस मामले में जांच और विचारण करते समय साक्ष्य से उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है, ऐसा से पहले कुछ भी नहीं, वो ऐसा क्यों है इससे मतलब ही नहीं, बस उसे ये लग रहा है मामला ऐसा है, तो आपका कमिटल हो जाएगा। और 324 एक अन्य स्थिति की बात कर रहा है। मामला कैसा है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारण नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मजिस्ट्रेट को विचारण से रोकता हो, है क्या कि अभियुक्त पर जिस अपराध को करने का आरोप वो सिक्कों से संबंधित जो अपराध हैं, जो पहले आईपीसी में अध्याय 12 में थे, या उसके ऊपर संपत्ति के विरुद्ध अपराध करने का आरोप है जो पिछली आईपीसी में अध्याय 17 में थे, अर्थात चोरी, लूट, उद्यापन, इस सब में से किसी को करने का आरोप, और वो 3 साल या उससे अधिक की सजा से दंडित हो चुका है, और उसके बाद पुनः उस पर उसी अपराध को या उन अध्यायों के अंतर्गत किसी ऐसे अपराध को जिसके लिए 3 साल या अधिक की सजा वर्णित है, उसे करने का अभियोग ये लगाया गया है। तो पिछली आईपीसी की धारा 75 ये कहती थी अब उसे वर्धित दंड मिलेगा, और वो वर्धित दंड जहां तक हमें याद पड़ता है शायद 14 साल से कम, 14 साल तक का हो सकेगा, ऐसा कुछ लिखा था। 14 साल तक का हो सकेगा या 14 साल का होगा, ये ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। एकदम हमें क्लियर याद नहीं आ रहा, लेकिन कुल मिलाकर वर्धित दंड चाहे 14 साल तक का हो चाहे 14 साल हो, ये मजिस्ट्रेट की जो क्षमता है दंड देने की, चाहे वो सीजीएम और एसीजीएम हो, और चाहे जेएम हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हो, दोनों की क्षमता से बाहर है दंड देना। तो ऐसी दशाओं में भी कमिटल अगर उन्हें लगता है कि किया जाना चाहिए, तो कमिटल करने के लिए उपबंध यह होना चाहिए, क्योंकि 209 सिर्फ यह बात कहता है कि जब मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मीनिंग देयर बाय, जब सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल कहती है कि इट इज ए ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली, देन यू विल कमिट। यहां स्थिति यह नहीं है, मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है, तो आप 209 की ताकत का उपयोग नहीं कर सकते। साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मामला मजिस्ट्रेट को सेशन को जाना चाहिए, ठीक है ना, साक्ष्य से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता, तो 323 का उपयोग नहीं हो सकता,
ठीक है ना। अब 324 बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। हम आपके मन में बार बार ये बात बैठा देना चाहते हैं कि कोर्ट में इतना सा भी काम इसके अगेंस्ट नहीं होता, इतना सा भी। इसलिए अगर आपको कोई ये बताता है कि बेयर छोड़कर कानून की दुनिया में कुछ हो सकता है, तो वो खुद तो बेवकूफ है ही और आपको भी बेवकूफ बना रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कानून जानने से ही वकालत में या कानून की दुनिया में पैसे पैदा होते हैं, ये नहीं कहा मैंने। पैसे तो हो सकता है कानून जाने बिना आपको इतने पैदा हुए जितने कानून जानने वालों को नहीं पैदा होते हैं, लेकिन निर्णय आपके हाथ में है। कुत्ते हैं, कुत्ते समाज में जो हमसे बहुत बेहतर जिंदगी जीते हैं, एसी में रहते हैं 24 घंटे, ठीक है। प्रति माह मेरे खाने पर, मेरे कपड़ों पर जितना पैसा खर्च नहीं होता, उससे अधिक पैसा उनके शैम्पू पर खर्च होता है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते ही हैं और हम आदमी ही हैं, ठीक है। वो अगर पूजा घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो डंडे ही मारे जाएंगे, ठीक है। और हम पूजा घर में घुसेंगे तो हमारे तिलक ही होगा, ठीक है। तो तय आपको करना है, ठीक है, कि हमें किस ढंग की जिंदगी जीनी है। हमने पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा है, पैसे तो हो सकता बहुत पैदा हो, लेकिन जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, जो सम्मान है, वो हासिल नहीं होगा जीवन में अगर ये नहीं आता। और कानून में कुछ भी बेयर के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ इसी के मुताबिक। 209 क्या कहता है, जब ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो कमिटल। 323 कहता है जब साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है तब कमिटल। और यहां न साक्ष्य से प्रतीत हो रहा, क्योंकि साक्ष्य से भी वो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ही है, और ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो है ही नहीं, तो न 322 न 323, इसलिए 324 लानी पड़ गई। और 325 में क्या है, हमें साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सेशन जाना चाहिए, बाद में हमें लगा कि नहीं, दंड से इतना मिलना चाहिए जितना हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। बाकी सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो 325। तो 323, 24 और 25 ये कंप्लीट कोड है, ठीक है। आफ्टर कमिटल, सॉरी, ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग इंक्वायरी, सेशन को कमिट करने के लिए, ठीक है ना। ये एक कंप्लीट कोड है 323, 324 और 325। और अगर बीएनएसएस की बात करें तो 361, 362, 363 और 364, और उधर भी 322 भी इसमें जोड़ लें तो ज्यादा ठीक है। तो आप देखें 363 क्या कहता है, सिक्के, स्काम विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दो सिद्ध व्यक्तियों का विचार, यानी पहले वो दो सिद्ध हो चुके हैं। काय के लिए, सिक्कों से संबंधित विधियों के अंतर्गत जो पहले अध्याय 12 और अध्याय 17 था, बीएनएस में बदल गया और वो बदला हुआ ही लिखा है। जहां कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 10 या अध्याय 17, ये पहले अध्याय 12 और अध्याय 17 थे, अब अध्याय 10 और 17 हो गए, के अधीन 3 वर्ष की या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दो सिद्ध किए जा चुकने पर उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः अभियुक्त और उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष मामला लंबित है समाधान हो जाता है कि यह उपधारणा करने के लिए आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है। अब देखिए शब्दों में अंतर आने लगा है, कहता मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला लंबित है, जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि यह उपधारणा करने के लिए आधार है कि उसने अपराध किया है। मामले में वर्णित प्रत्येक अपराध किया, यह नहीं लिखा है,
उसने अपराध किया है, मामला लंबित है और उसमें उसने अपराध किया। यानी मामले में बहुत सारे अपराध हैं, जिनमें से एक ऐसा भी है जो अध्याय 10 या 17 के अधीन किया गया है और उसमें 3 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की सजा है। ऐसी स्थिति है। अब मजिस्ट्रेट को यह भी लग सकता है कि यह उद्धारणा करने का आधार है कि इसने सब में अपराध किया है, यह उद्धारणा करने का आधार मौजूद है, तो सब में आरोप की विरचना वो कर देगा। ठीक है। और अगर उसे लगता है कि यह उद्धारणा करने का आधार है, इस मामला तो मेरे समक्ष लंबित है और इसमें वो व्यक्ति अभियुक्त है जो पूर्व में अध्याय 10 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा के लिए दोषित हो चुका है, वो भी अभियुक्त है। लेकिन मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इसमें यह उद्धारणा करने का आधार है कि अन्य अपराध इसने किए, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर वाला अपराध इसने नहीं किया है और उसके अंतर्गत वो आरोप की विरचना नहीं करता। मामले में जो अन्य अपराध है उनमें आरोप की विरचना कर देता है, तो फिर कमिट करने के लिए कोई जरूरत है ही नहीं। फिर कमिटल की जरूरत कहां बची? फिर वर्धित दंड उसे थोड़ी मिलेगा। वर्धित दंड तो तब मिलेगा जब उन, ठीक है, अध्यायों के अंतर्गत जो अपराध हैं उन्हें दोबारा करने के लिए उसे विचारित किया जाए और उनमें दोष सिद्ध किया जाए। अगर उनमें आरोप की विरचना ही मजिस्ट्रेट नहीं कर रहा तो फिर बात ही खत्म है। इसीलिए यह लिखा है कि मामला लंबित है और उसका समाधान हो जाता है कि उद्धारणा करने के लिए आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया तो वह उस दशा के सिवाय विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा या सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है। उन मामलों के सिवाय, यानी जब वो अक्षम है तो सीजीएम या सेशन कोर्ट को जाएगा और अगर वो सक्षम है तो स्वयं करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके समक्ष जो मामला लंबित है, जिसमें ऐसा व्यक्ति अभियुक्त है जो पूर्व में अध्याय 10 से 17 के अधीन दोषित हो चुका है और मजिस्ट्रेट का यह उद्धारणा करने का आधार है कि इस मामले में जितने अपराध हैं उन सब के लिए इसके विरुद्ध, ठीक है, विचारण किए जाने का साक्ष्य मौजूद है और यह उद्धारणा करने का आधार है कि इसने ये सारे अपराध किए, तो वो सीजेएम या सेशन न्यायालय जिसे भेजना उचित समझे उसे भेज देगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि इस मामले में अध्याय 10 और 17 में जो अपराध हैं उन्हें छोड़कर अन्य अपराधों के संबंध में उद्धारणा करने का आधार है तो वो स्वयं ही मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है। फिर वो सीजीएम या सेशन कोर्ट को मामला क्यों भेजेगा? ठीक है ना। इसीलिए शब्द लिखे हैं कि यदि तो वह उस दशा के सिवाय विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा या सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है और उसकी यह राय है कि यदि अभियुक्त दोषित किया गया तो स्वयं उसे पर्याप्त दंड का आदेश दे सकता है। ये तो तभी एक स्थिति आएगी जब मामले में उसे यह लगे कि इन वाले अध्याय 10 या 17 के अधीन जो अपराध हैं वो तो इसने किया ही नहीं, इनके लिए हम आरोप की विरचना कर ही नहीं रहे। मामले में जो अन्य अपराध हैं उनके लिए आरोप की विरचना हम करेंगे और आरोप की विरचना उसने की तो वो पर्याप्त दंड दे ही सकता है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर उसे लगता है कि नहीं इसमें तो अधिक दंड देना पड़ेगा, ठीक है, मामले में जो अपराध इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें अध्याय 10 और 17 का भी अपराध है और वो तो 10 साल से ऊपर जाएगा, 7 साल से ऊपर जाएगा तो सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा वो। ठीक है। और उसे लगता है कि ठीक 10-17 के अपराध नहीं है, लेकिन जो अन्य अपराध हैं उनमें इतनी सजा देनी पड़ेगी जो 3 साल से ज्यादा है तो सीजीएम को भेज देगा। ठीक है। और अगर उसे लगता है कि नहीं अन्य अपराध है लेकिन अधिकतम 3 तक देना पर्याप्त होगा तो ठीक है, वो क्या करेगा? अपने आप विचारणा करेगा। और या फिर अगर उसे लगेगा कि इस मामले में जितने अपराध हैं सब में हम दोष सिद्ध करेंगे तो कुल मिलाकर 6 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्रमवर्ती दंडादेशों, ठीक है, 31 सीआरपीसी की धारा 31 उसके मुताबिक गिनेंगे तो वहां लिखा है कि 2 गुना से अधिक दंड नहीं दे पाएंगे। यानी सब
उपबंध विचार में लाने पर अगर मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि हम पर्याप्त दंड दे सकते हैं तो स्वयं विचारणा करेगा। अगर उसे लगता है हम पर्याप्त दंड नहीं दे पाएंगे किंतु मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ही विचार नहीं है और 7 साल से ऊपर की सजा की जरूरत नहीं होगी तो सीधे हम, और अगर लगता है कि नहीं इससे भी ऊपर जाएगा मसला तो फिर सेशन कोर्ट। ठीक है ना? ठीक है, इसलिए ये सारे सेक्शन बनाए गए ताकि सेशन कोर्ट प्रारंभिक तौर पर ओवरबर्डन्ड न हो। एक नीति दिखाई देती है सारी चीजों के पीछे। और उसके बाद 364, ठीक है, या अच्छा सबसेक्शन 2 भी है। उपधारा 1 के अधीन कोई व्यक्ति विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है या सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, तब कोई अन्य व्यक्ति जो उसी जांच या विचारण में उसके साथ संयुक्तता अभियुक्त है वैसे ही भेजा जाएगा या सुपुर्द किया जाएगा जब तक ऐसे अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट धारा 262 या 268 के अधीन उन्मोचित न कर दे। एक मामले में 5 अभियुक्त हैं, उनमें से एक पूर्व में 2 सिद्ध है। ठीक है, और उसके सहित सब पर दोबारा से अध्याय 10 या 17 के अधीन अपराध करने का अभियोग है या उस मामले में वर्णित अपराध करने का अभियोग है। तो अगर एक को आप कमिट करेंगे तो सबको करेंगे। ठीक है, फिर अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, एक मामले में जितने अभियुक्त हैं, क्योंकि मामला एक है और एक मामले का अगर 2 अलग अलग जगहों पर विचारण आप चलाएंगे तो अननेसेसरी की सुविधा होगी। साक्षी 2 बार, ठीक है, दोनों के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जाएंगे जिसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिए संपूर्ण मामला, और जाता हमेशा संपूर्ण मामला है, तो उस मामले में जितने अभियुक्त होंगे सब भेज दिए जाएंगे, भले ही उनके कमिटल की जरूरत हो या न हो, सारे के सारे जाएंगे। या तो यह हो कि बाकी सब डिस्चार्ज हो गए, खाली यही बचा, तो अलग बात है। अदरवाइज जितने हैं सबके सब कमिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 324 हुआ या 363 हुआ। अब कहता है 364 या 325, प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंडादेश नहीं दे सकता। कहता है जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात, डिफेंस नहीं, बस यहीं पर अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात, अच्छा दोनों का साक्ष्य आ गया, अभियुक्त की परीक्षा नहीं है, साक्ष्य लिखा है, हम अभियुक्त की परीक्षा समझ रहे थे। जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय, साक्ष्य सुनने के पश्चात, डिसीजन नहीं दिया उसने, केवल साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय, केवल एविडेंस आया उसके सामने और उसकी राय बन गई कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए, अथवा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होते हुए उसकी यह राय है कि अभियुक्त से धारा 125 जो पुरानी में धारा 106 है उसके अधीन बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तब वह अपनी राय अभिलिखित कर सकता है और कार्यवाही तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनके वह अधीनस्थ है भेज सकता है। यानी सीजीएम को भेजेगा प्रथमतः। ठीक है, और अगर सीजीएम है और उसे लगता है तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन ही जाएगा। ठीक है, जब अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात उसकी यह राय है, निर्णय नहीं अभिलिखित करेगा, निर्णय अभिलिखित कर दिया अब 325 का उपयोग नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, जब एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण एक साथ किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे में उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, तब वह उन सभी अभियुक्तों को जो उसकी राय में दोषी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो इसमें एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे में, एक के भी बारे में उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करना जरूरी समझता है। तो सभी जितने उसके राय में दोषी हैं, जो उसकी राय में छूटने लायक है, उन्हें भेजने की जरूरत है ही नहीं। जो उसकी राय में दोषी है सबको, ठीक है, सीजीएम के पास भेज देगा।
और सीजीएम को जब भेजेगा तब सेक्शन 3 कहता है यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास कार्यवाही भेजी जाती है ठीक समझता है तो साक्षियों पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है। अब उसे लगता है, देखने से तो ऐसा लग रहा है सेशन कोर्ट को जाना चाहिए, ठीक है, तो वो पक्षकारों की परीक्षा करेगा फिर से, और किसी साक्षी को पहले ही मामले में साक्ष्य दे चुका है फिर बुलाएगा अगर उसे ऐसा लगता है, और फिर मामला साक्ष्य में आ गया। अब अगर सीजीएम को लगता है कि और कठोर मिलना चाहिए तो 323 की ताकत का उपयोग हो जाएगा और वो उठा करके सेशन को चला जाएगा, ठीक है, पुनः बुला सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और कोई अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकता है और ले सकता है, और मामले में नहीं 323 की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही हो जाएगा कमिटल किसे, सेशन को, अगर सीजीएम जरूरी समझेगा। क्योंकि ये सब करने के बाद सीजीएम कर क्या क्या सकता है, कहता है और मामले में ऐसा निर्णय दंडादेश या आदेश देगा जो वो ठीक समझे। निर्णय भी दे सकता है, दंडादेश भी दे सकता है और आदेश भी दे सकता है, और आदेश से पहले कुछ नहीं लिखा है, कोई भी आदेश, यानी उसमें कमिटल भी शामिल है। तो 323 की जरूरत नहीं है, स्वयं 325 में ही ये स्थिति है, तीनों काम हो सकते हैं, ठीक है, जो वह ठीक समझता है और जो विधि के अनुसार है, ठीक है, कमिटल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही हो जाएगा। तो 323, 324, 325, 322 ये इतने सेक्शन हुए। अब केवल 326 और 327 दो सेक्शन बच रहे हैं इस चैप्टर में, जिनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, और उसके बाद 328 से 340 जो विकृत व्यक्तियों के बारे में बंद है उन्हें हम ना कभी बताते हैं ना हम बताएंगे, आप लोग खुद देख लें, कोई दिक्कत आए पूछ लें। सोमवार से अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग निर्णय पर बात करेंगे, जजमेंट पर बात करेंगे।